brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। स्कूलों को धमकी देने वाला कौन है? पिछले साल एक जगह 4 स्कूलों को धमकी, फिर कहीं और 48 स्कूलों को धमकी और अब 80 से ज़्यादा स्कूलों को धमकी। हर बार धमकी कोरी ही साबित हुई, शुक्र है। लेकिन फिक्र भी है कि कौन है जो बार बार स्कूलों को इस तरह की धमकी दे रहा है। क्या कोई पैटर्न है? क्या है वो मॉडस ऑपरेंडी जिसका इस्तेमाल करके ये धमकी देने वाले बार बार छिपे ही रह जाते हैं, इन पर कार्रवाई नहीं हो पाती, ये पकड़ में नहीं आते। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। बड़ी खबर पर चलने से पहले जान लेते हैं कि देश में सत्ता और विपक्ष के बड़े नेता आज कहां थे और क्या कहा उन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात के बनासकांठा और साबरकांठा में जनसभा को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में रैली की, कर्नाटक के हावेरी और हुबरी में रैली की और तेलंगाना के हैदराबाद में रोड शो किया। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी असम में, मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर और इटावा में रहे। भाइयों और बहनों, अब 2024 में कांग्रेस और इंडी गठबंधन ऐसा झूठ लेकर के फिर से एक बार मैदान में आए हैं और उनकी जो इकोसिस्टम है वो भी उस झूठ को हवा दे रही है। संविधान दिखाते हैं, आरक्षण ले लेंगे इसका डर दिखाते हैं, पूरी तरह मनगढ़ंत गपबाजी, यही उनका काम है। कभी कहते हैं मोदी को कोई परिवार नहीं है, तो क्या परिवार वालों को भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? कभी कहते हैं मोदी को जेल में डाल देंगे, कभी कहते हैं मोदी का सर फोड़ देंगे। ऐसी ऐसी बातें लेकर के वो चुनाव के मैदान में उतरे हैं और देखिएगा इस बार भी ये पहले से कम सीटों में सिमट जाएंगे। असम में माफियाओं का राज चल रहा है। भू माफिया, सुपारी माफिया, बालू माफिया, कोयले का माफिया, हर तरफ देखे तो वसूली और माफिया चल रही है। यहाँ पे सरकार जितने स्कैम करती है, चाहे वो किसान का संपदा स्कैम हो या पीपीई किट पे स्कैम हो या फ्लाईओवर का स्कैम हो, चाहे गाय की तस्करी जो खुलेआम हो रही है और कोई रोक नहीं रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं आपके प्रदेश में, लेकिन विकास का काम नहीं हो रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है। यहाँ के सीएम के खिलाफ बड़े बड़े आरोप थे जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, तब उनके खिलाफ एक बड़ा आरोप था। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए वो सारे आरोप गायब हो गए। अब बड़ी खबर की बात करते हैं। 1 मई की सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर के 80 से ज्यादा स्कूलों के पास एक ईमेल आया। ईमेल में धमकी दी गई कि आपके स्कूल में बम है। मेल सुबह 5:30 बजे स्कूलों के पास पहुंचा। राहत की बात यह रही कि धमकी फर्जी निकली, झूठी निकली। पहले खबर आई कि 5 स्कूलों को मेल आया है, फिर 10 से 20 स्कूल, फिर 40-50 स्कूल और 1 घंटे के भीतर मेल रिसीव करने वाले स्कूलों की संख्या 80 से ऊपर पहुंच गई। जिन स्कूलों को मेल भेजे गए उनमें से कुछ खास नाम हैं: डीपीएस द्वारका, डीपीएस वसंत कुंज, डीपीएस नोएडा, डीपीएस रोहिणी, ग्रीन वैली नजफगढ़, डीएवी पीतमपुरा, मदर मेरी स्कूल मयूर विहार, संस्कृति स्कूल, डीएवी साउथ वेस्ट और एमईटी साकेत। धमकी तब मिली जब बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते हैं या घर से निकल रहे होते हैं, स्कूल भी खुल चुके होते हैं, स्टाफ पहुंच रहा होता है। जाहिर सी बात है कि स्कूल मैनेजमेंट तुरंत हरकत में आए। पेरेंट्स को छुट्टी वाले मैसेज भेजे गए। डीपीएस नोएडा के प्रिंसिपल कामिनी ने बताया कि मेल मिलने के बाद कोई रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने पुलिस को सूचना दी। पेरेंट्स को भी जानकारी दी गई। जो स्टूडेंट स्कूल आए थे उन्हें वापस भेज दिया गया, जो रास्ते में थे या नहीं आए उन्हें आने से मना किया गया। कई जगहों पर पेरेंट्स ने बताया कि बच्चों को स्कूल बस में बैठाने गए थे या तैयार कर रहे थे, तभी स्कूल से मैसेज आया कि आज छुट्टी है। स्कूल और पेरेंट्स दोनों ने इस पैनिक सिचुएशन से कैसे डील किया, उसको सुनिए। हमें कुछ बताया नहीं गया था, हमें लगा कि अभी ड्रिल थी, क्योंकि अभी ट्यूसडे को हमारी ड्रिल हुई थी उसको लेके इमरजेंसी को, और आज भी ड्रिल हुई, तो आज भी ये बेल बजी, तो हमें लगा कि ड्रिल थी,
तो सब इकट्ठा हो गए और बहुत बाद में पता चला कि ये ड्रिल नहीं थी, सच में कुछ थ्रेट आया था। पहले सब टीचर्स को भी लगा कि मॉक ड्रिल हो रही है और सब बोले थे कि ड्रिल है, डरो मत। और फिर एक टीचर ने आके बोला कि नहीं, सच में थ्रेट आया है, सब लोग अपनी गाड़ी में और बस में बैठो। और सब पेरेंट्स को मैसेज गया और सब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने आए। और एक्चुअली स्कूल में बच्चे मतलब बस स्टॉप में जाते वक्त स्कूल से मैसेज आया था कि आज अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से स्कूल छुट्टी है। तो वी वर नॉट अवेयर कि व्हाट इज़ द सिचुएशन, कि लेटर ऑन हमें पता चला कि देयर इज ए बॉम्ब थ्रेट इन द स्कूल। पहले भी स्कूल्स में बहुत सारे मतलब लास्ट मंथ भी फरवरी में भी DPS मथुरा रोड में भी ऐसे एक बॉम्ब थ्रेट का मेल मिला था, बट इट टर्न आउट टू बी ए हॉक। मेल आने के बाद सभी स्कूलों में दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंची। पूरा स्कूल खाली करा के तलाशी ली गई। तो कुछ घंटे में ये बात साफ हो गई कि धमकी फर्जी है। मामला बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा था, लिहाजा गृह मंत्रालय भी तुरंत एक्टिव हुआ, कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि धमकी एक ही ईमेल से और रूस के सर्वर से सुबह 5:36 के आसपास भेजी गई। मेल की एक कॉपी भी सामने आई। एक पेज से ज्यादा के मेल में लिखा था कि देयर आर मेनी एक्सप्लोजिव डिवाइसेस इन द स्कूल, यानी स्कूल में कई विस्फोटक रखे हुए हैं। मेल आने के बाद सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या कदम उठाए गए वो भी आप जान लीजिए। सबसे पहले स्कूलों ने पुलिस कंट्रोल रूम्स को सूचना दी। पुलिस की साइबर सेल ने मेल को ट्रैक करने के लिए टीमें लगाई। सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए। स्कूलों को खाली करा लिया गया। बच्चों की छुट्टी घोषित करा दी गई। जो बच्चे आ गए थे उन्हें तुरंत घर वापस भेज दिया गया। स्कूलों की सघन तलाशी हुई। कोई संदिग्ध वस्तु तलाशी में नहीं मिली। धमकी फाइनली फर्जी निकली। वो काफ़ी स्कूल्स में आज ये ईमेल आया है और कल कुछ हॉस्पिटल्स में भी आया है, तो उस पर अलग से काम चल रहा है। बाकी जैसा अभी आपने देखा, LG साहब इस DAV स्कूल में आए थे मॉडल टाउन में, तो इस प्रकार काफ़ी स्कूल्स में कॉल आई है। हमारे ऑफिसर सब जगह मुस्तैदी से चेक कर रहे हैं, इवैक्यूएट भी कर रहे हैं और थॉरो चेकिंग चल रही है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, BDT हैं, स्निफर डॉग्स हैं, फायर ब्रिगेड को भी स्टेशन किया हुआ है। तो किसी प्रकार का हम कोई चांस नहीं ले रहे हैं, पूरी तरह से उसको चेक करके और बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं। स्कूलों को मिलने वाली धमकी का ये पहला मामला नहीं है। दिसंबर 2023 में बेंगलुरु में तो 48 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। बात 1 दिसंबर 2023 की है। सभी स्कूलों को एक साथ ही धमकी वाला ईमेल आया था। सभी स्कूलों की तलाशी ली गई। धमकी फर्जी निकली। दिल्ली में पिछले साल कुछ ही दिन के अंतर में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। 16 मई 2023 को दिल्ली के साकेत में एक स्कूल को धमकी मिली। इससे पहले 12 मई को सादिक नगर में इंडियन पब्लिक स्कूल और 25 अप्रैल को दिल्ली मथुरा रोड वाले DPS को धमकी मिली थी। ये सभी धमकियां फर्जी साबित हुई। इससे पहले 8 अप्रैल 2022 को भी बेंगलुरु के 7 स्कूलों को इसी तरह बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन वो भी अफवाह साबित हुई। स्कूलों के पास झूठी धमकियां आने का ये पैटर्न चिंता बढ़ाने वाला है। क्या ये महज किसी की बेहद घटिया शरारतें हैं या पुलिस और प्रशासन को किसी तरह की चुनौती पेश की जा रही है इसके जरिए? हमने पूछा ये जानकारों से। ये देखिए, कई बार ये इस तरह की शरारती कॉल्स और मेल्स आते हैं, लेकिन ये एक तरह का ड्राई रिहर्सल भी हो सकता है लोगों को रिलैक्स कर देने का। ये लोग जो हैं थोड़ा रिलैक्स हो जाएं और बाद में कभी कोई इंसिडेंट हो तो उतना अलर्ट ना रहे पुलिस। इसलिए नॉर्मली पुलिस को इसमें अलर्ट रहना चाहिए और वो सभी मामलों को सीरियसली लेना चाहिए। तो वैसे 99% तो ये फेक और शरारती कॉल्स पाई गई हैं ज़्यादातर, लेकिन ये सही भी हो सकती हैं, इसलिए इनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। देश में इस तरह की ये शरारती कॉल्स डायल 112 पर, वैसे भी पुलिस के पास इस तरह की कॉल्स आना, ये एक बड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है, लेकिन ये ऐसा हो रहा है और उसी का नतीजा ये हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इनको इग्नोर करना ठीक नहीं है, इनको अटेंड किया जाना चाहिए। और बात इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि ये ईमेल्स विदेश के IP एड्रेस से भेजे जाते हैं और इसीलिए इसे ट्रेस कर पाना भी आसान नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। IP एड्रेस क्या होता है? IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सभी के पास एक यूनिक IP एड्रेस होता है। 10 अंकों का ये होता है। गूगल पर आप माई IP एड्रेस टाइप करेंगे तो आपको अपने डिवाइस का IP एड्रेस पता चल जाएगा। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं साइबर एक्सपर्ट। दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ दें तो वो जो बड़ा नेटवर्क बनेगा वो है आपका इंटरनेट। अब इंटरनेट पर इतने सारे सैकड़ों
मोबाइल फोन्स, आईपैड्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स जुड़ते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक नए प्रकार का प्रकरण इस्तेमाल किया गया कुछ सालों से, जिसको हम आईपी एड्रेसिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। यानी कि जब भी हमारी कोई डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है तब उसे एक विशिष्ट प्रकार का यूनिक नंबर प्रदान कर दिया जाता है। उसे हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यानी कि आईपी एड्रेस। यानी कि जब आपने लॉगिन किया इंटरनेट पर तो पूरी दुनिया भर में केवल आप ही के कंप्यूटर को वो नंबर प्रदान किया गया, ताकि आपका जो डिवाइस है वो आइडेंटिफाई किया जा सके। कल को अगर आप गड़बड़ करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी टारगेट किया जा सकता है, आपको पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करने के बाद। तो लिहाजा आईपी एड्रेसेस का बहुत जबरदस्त रोल होता है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की इंटायर प्रकरण में। क्या आईपी एड्रेस पता होने से यूजर की लोकेशन पता की जा सकती है? जवाब है नहीं। अगला सवाल कि फिर पुलिस को कैसे पता चलता है? वो आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए पता लगवाती हैं। आईएसपी मतलब जैसे एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, सीधा उनसे कांटेक्ट करके लोकेशन निकलवाई जाती है। डिवाइस का आईपी एड्रेस छिपाया भी जा सकता है या उसकी लोकेशन भी बदली जा सकती है। इसके लिए वीपीएन का इस्तेमाल होता है, माने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मुमकिन है कि इस केस में भी कुछ ऐसा ही किया गया हो, यानी भारत में बैठकर रूस की लोकेशन दिखाई गई हो। यह अभी जांच का विषय है। अपराधी किस तरह से आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके इस तरह की धमकियां भेज रहे हैं और तरीका क्या है आईपी एड्रेस से अपराधी तक पहुंचने का, बता रहे हैं जानकार। एक बार आपको आईपी एड्रेस मिल जाता है तो क्योंकि वो यूनिक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है जो पूरी दुनिया भर में एक ही कंप्यूटर को एलोकेट किया जाता है उस तारीख को, उस समय पर, तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस सर्विस प्रोवाइडर के बैंड में एलोकेशन आती है। उस सर्विस प्रोवाइडर पर आप जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि साहब आपने इस आईपी एड्रेस को फलां दिन को फलां समय को किस यूज़र को एलोकेट किया। वो डिटेल बता देते हैं कि साहब हमने इस दिन को इस समय पर ये आईपी एड्रेस इस यूज़र को दिया, और इसी कड़ी तक पहुंचते हुए पुलिस अल्टीमेटली यूज़र तक पहुंच जाती है और साइबर क्राइम केसेस को सॉल्व करती है। चूंकि सुरक्षा से जुड़ा मसला है तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आईं, एक एक करके वो भी सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, उनके नेता हैं, उन्होंने रात को 12:50 पे एक ट्वीट किया कि अपनी सीट के नीचे देखिए लावारिस वस्तु बम हो सकती है। क्या ऐसे विज्ञापनों का समय दोबारा आ रहा है, या ऐसे विज्ञापनों का समय चाहिए तो कांग्रेस को वोट दें। और आज सुबह पूरी दिल्ली में अफरा तफरी मची हुई है। कई स्कूलों के अंदर ऐसे झूठे कॉल दिए गए कि आपके यहाँ बम रखा हुआ है। लोग पैनिक में हैं कि हम बच्चों को ले आएं। अभी तक कहीं बम नहीं मिला है। मैं ये केंद्र सरकार से चाहूँगा कि इसकी जांच 2 दिन में करके लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी करें। जैसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई है, इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है स्कूल अथॉरिटीज़ ने, और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बम डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं। हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। मुझे भी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें। बड़ी खबर यहीं तक। अब चलते हैं सुर्खियों की ओर। बीते दिनों अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े मामले में एक रिपोर्ट छापी। इसमें दावा किया गया कि पन्नू की हत्या की नाकाम कोशिश में भारत की खुफिया एजेंसी R&AW शामिल थी। भारत सरकार ने वॉशिंगटन पोस्ट के इस दावे को निराधार बताया। अब इस पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की भी प्रतिक्रिया आई है। उनके प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा है कि हम जांच कमेटी के नतीजों के आधार पर भारत सरकार से जवाबदेही की उम्मीद करते हैं। हम लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं और आगे की अपडेट्स के लिए पूछताछ भी कर रहे हैं। अब जान लेते हैं कि जिस रिपोर्ट को लेकर हंगामा मचा है उसमें छपा क्या था। वॉशिंगटन पोस्ट ने 29 अप्रैल को छपी रिपोर्ट में दावा किया था कि R&AW के पूर्व अधिकारी विक्रम यादव ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या को अंजाम देने के लिए एक टीम का गठन किया था। रिपोर्ट के अनुसार ये वाकया जून 2023 का है, जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा था। अखबार का दावा है कि इस ऑपरेशन को तत्कालीन R&AW चीफ सामंत गोयल की भी मंजूरी मिली थी। रिपोर्ट का दावा है कि भारतीय सुरक्षा सलाहकार
अजित डोभाल भी इस पूरे ऑपरेशन से परिचित थे, उनको जानकारी थी। रिपोर्ट सामने आने के अगले दिन यानी 1 मई को भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया। कहा गया कि रिपोर्ट एक गंभीर मसले पर निराधार आरोप लगा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिकी सरकार की ओर से सामने रखी गई सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। अगली सुर्खी में बात एक यक्ष प्रश्न की। अमेठी रायबरेली से कांग्रेस किसे उतारने वाली है? दोनों जगह 20 मई को मतदान है, 3 मई नामांकन की आखिरी तारीख है, यानी नामांकन के लिए 48 घंटे से भी कम समय बचा है। 25 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा था कि कांग्रेस कार्यकर्ता ये निवेदन कर रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हर हाल में प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहिए, यानी उत्तर प्रदेश से। 30 अप्रैल को अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर उनके ही कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, मांग रखी कि यहां से राहुल या प्रियंका ही लड़ें। लेकिन इस दोनों तारीखों के बीच आई 28 अप्रैल की तारीख, जब कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक हुई, लेकिन इसमें भी अमेठी और रायबरेली सीट पर कोई फाइनल फैसला, कोई हल नहीं निकल सका। समिति के सदस्यों ने कांग्रेस नेतृत्व से अनुरोध किया है कि वो राहुल और प्रियंका को अमेठी और रायबरेली से उतारें। द हिंदू में छपी खबर के अनुसार आलाकमान ने तय किया है कि अब इस मुद्दे पर कोई और बैठक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कांग्रेस ने करीब करीब अपना फैसला ले लिया है। अमेठी और रायबरेली को लेकर लगातार कयासबाजी देखिए जोरों पर है, और राहुल गांधी होंगे या प्रियंका गांधी होंगी, तरह तरह की बातें कही जा रही है। एक खबर ये भी है कि प्रियंका गांधी जो है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, और हालांकि ये खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी को नहीं लड़ना चाहती हैं, वो प्रचार पर ज्यादा फोकस करना चाहती हैं। ऐसे में रायबरेली के लिए आशीष कौल का नाम चल रहा है, मोना मिश्रा का भी नाम चल रहा है। आशीष कौल, शीला कौल जो कि 2 बारी सांसद रही थी, और उनके जो नाती है आशीष कौल, उनका नाम चल रहा है। और मोना मिश्रा जो है उनसे भी बताया जा रहा है कि पूछा गया था कि वो रायबरेली लड़ेगी, हालांकि सूत्र बताते हैं उन्होंने इनकार कर दिया था। तो कोई सेकंड कैंडिडेट भी देखा जा रहा है इस परिस्थिति में कि प्रियंका गांधी अगर नहीं लड़ती है। बहरहाल बहुत कम वक्त रह गया है, और दोनों ही जगह ऐसा लग रहा है कि आखिरी तारीख को ही नामांकन दाखिल होगा। यानी संकेत अब ऐसे आ रहे हैं कि इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस स्थानीय प्रत्याशियों को उतारेगी, ना कि राहुल या प्रियंका को। तो इसका ऐलान कब होगा? जयराम रमेश की माने तो 24 घंटे में। CEC has empowered the Congress president to finalize the Congress candidates for Amethi and Raebareli. My expectation is that in the next 24 to 30 hours, Congress President will finalize, and a decision that has been taken by him will be announced formally. Till that is done, all information, all tickers, all so-called office orders are all fake. अगर अमेठी और रायबरेली की सीट गांधी परिवार छोड़ देता है तो भारतीय जनता पार्टी इसके इर्द गिर्द एक बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव भी खड़ा करने की कोशिश कर सकती है कि जब गढ़ नहीं बचा पाए तो बाकी देश में क्या करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर भी इसे लेकर क्या मंथन चल रहा है, कौन क्या सलाह दे रहा है, और अगर गांधी परिवार ये सीट छोड़ता है तो उस पर पार्टी तर्क क्या देगी, उसका बचाव कैसे करेगी। देखिए, रणनीति तो कांग्रेस की कंफ्यूज्ड है। कहीं ना कहीं यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रियंका से भी बातचीत चल रही है कि प्रियंका गांधी के अपने कारण है कि वो क्यों नहीं लड़ना चाहती, कि आप इससे बड़ा कोई परिचायक नहीं हो सकता कि आप बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, या बीजेपी के एक तरीके से स्ट्रॉन्ग होल्ड पे डबल इंजन की सरकार में जमीन पर उतर के लड़े। तो ये बात जो है कि पूरा नॉर्थ इंडिया का चुनाव कांग्रेस के लिए उठ सकता है, इंडिया ब्लॉक के लिए उठ सकता है, सपा को इसका फायदा मिल सकता है। अमेठी में अगर कोई एक गांधी एक भी सीट पे लड़े तो दूसरी सीट पर उसका असर हो सकता है, आसपास की सीटों पर भी असर हो सकता है, क्योंकि जो 2019 में मौसम था, सियासी मौसम था, जो मोदी लहर थी, कांग्रेस ये मान रही है कि 2024 में बेरोजगारी, महंगाई, संविधान, ये मुद्दे जो है बीजेपी को कमजोर कर रहे हैं, और ऐसे में ये अच्छा मौका है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला कि कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी 2 सीटों से लड़ना नहीं चाहते। भले
और उनके लिए यह है कि मेरी कमिटमेंट है, भले मुझे उसका नुकसान हो या फायदा हो, मैंने वायनाड के लोगों को कमिट किया हुआ है, इसलिए मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। तो ऐसे में कांग्रेस को कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि अगर राहुल गांधी अमेठी लड़ते हैं तो क्या सोल्यूशन होगा, वायनाड की जनता के साथ भी राहुल गांधी खड़े नजर आए। और वही प्रियंका के लिए ये है कि वो कह रही है कि वो कैंपेन पर प्रचार करेंगी। एक धड़ा ये भी कह रहा है कि दो लोग लोकसभा से, एक परिवार का सदस्य राज्यसभा से, कितने लोग, तो उस तरह से परिवारवाद का भी आरोप लगेगा। असमंजस बस इसी खेमे में नहीं है, उस खेमे में भी है। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन चुकी है। वो सीट है कैसरगंज। बृजभूषण शरण सिंह यहाँ से 3 बार के सांसद हैं। वही बृजभूषण जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं और जिन पर महिला रेसलर्स ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। बृजभूषण के खिलाफ ही दिल्ली में रेसलर्स प्रोटेस्ट चला था जंतर मंतर पर। अभी वो अपने क्षेत्र में जमकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको इस बार भी टिकट मिलेगा, इस पर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। यहां भी चुनाव 5वें फेज में 20 मई को होना है। अब जानते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव पर चुनाव आयोग ने 48 घंटे तक चुनाव प्रचार करने की रोक लगा दी है। आयोग ने केसीआर पे यह एक्शन कांग्रेस के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक बयान देने पर लिया है। अब केसीआर आज रात यानी 1 मई की रात 8 बजे से लेकर अगले 48 घंटे तक, अगले 2 दिन तक चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने वाले श्याम रंगीला अब प्रधानमंत्री के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। श्याम रंगीला वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी के सामने निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे यानी अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया और उसमें इस बात की जानकारी दी। इस पर जब उनके इस फैसले को लेकर उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मैं 2014 तक नरेंद्र मोदी को पसंद करता था, लेकिन पिछले 10 साल में उन्होंने जिस तरह से कामकाज किया है इससे मैं निराश हुआ हूं। यही कारण है कि मैंने उनके सामने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बुधवार को मंच से ही अपनी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा। अंबाला कैंट के गांधी ग्राउंड में आयोजित विजय संकल्प रैली में अनिल विज ने कहा कि माना कुछ लोगों ने मुझे मेरी ही पार्टी में बेगाना बना दिया, लेकिन कई बार बेगाने भी अपनों से ज़्यादा काम कर जाते हैं। पूर्व मंत्री के इस बयान के बाद मंच पर बैठे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, परिवहन मंत्री असीम गोयल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा के कैंडिडेट जो यहाँ से हैं बंतो कटारिया, सबके लिए एक असहज सी स्थिति हो गई। लेकिन अनिल विज जो बीते कुछ दिनों से आला कमान से जो प्रदेश नेतृत्व है उनसे भी कुछ खफा बताए जा रहे हैं, उनका ये बयान लगातार चर्चा में आ गया। अनुपमा सीरियल की एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब वो पर्दे से इतर राजनीति में भी अपनी पारी शुरू करेंगी। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से काम किया है उससे प्रभावित हैं और इसीलिए अब उन्होंने ये फैसला लिया है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का। और अब आज के चुनावी किस्से में बात उस वाकये की जब इंदिरा गांधी ने टॉर्च की रोशनी में भाषण दिया था। लोकसभा चुनाव 1980 के पहले प्रचार के लिए इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के पंजरौना संसदीय क्षेत्र में पहुंची थी। पंजरौना के कॉलेज में उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना था। पहुंचते पहुंचते शाम के करीब 7 बज गए। भाषण शुरू हुआ और 2-3 मिनट में ही लाइट चली गई। जनरेटर भी चालू नहीं हो पाया। इंदिरा गांधी के सुरक्षा कर्मियों ने टॉर्च निकाली। कई कार्यकर्ताओं ने भी टॉर्चों का जुगाड़ किया। मंच पर रोशनी की गई। टॉर्च का फोकस इंदिरा गांधी पर रखा गया। माइक बैटरी से चल रहा था तो वो चलता रहा और टॉर्च की रोशनी में इंदिरा गांधी ने भाषण दिया। ये तो बीते दिनों का किस्सा हो गया, लेकिन आज की तारीख में भी एक ख़ास बात है। आज 1 मई है। आज इंटरनेशनल लेबर डे है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। आप सुनिए इसी मौके पर ईरानी कवि सबीर हाका की ये कविता जो मुझे ख़ास तौर से बहुत पसंद है। क्या आपने कभी शहतूत देखा है? जहाँ गिरता है उतनी ज़मीन पर उसके लाल रस का धब्बा पड़ जाता है। गिरने से ज़्यादा पीड़ादायी कुछ नहीं। मैंने कितने मजदूरों को देखा है इमारतों से गिरते हुए, गिरकर शहतूत बन जाते हुए। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।